जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं एवोल्यूशन का हमने पहला लेक्चर पढ़ा। पहले लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ द एवोल्यूशन होती क्या है। फिर हमने एवोल्यूशंस के मुतालिक थीरीज़ पढ़ी। वो मुख्तलिफ़ तरह की थीरीज़ थी, आइडियाज़ थे। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसके मुताबिक द लाइफ इज़ क्रिएटेड बाय वन गॉड इन द हेवन एंड देन इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द अर्थ एंड इट इज़ बेसिकली एज अ मुस्लिम इट इज़ अ करेक्ट थ्योरी। उसके बाद हमने बहुत सारी थीरीज पढ़ी थी और उनमें मेजरली हमने पढ़ी थी पैनस्पर्मिया एंड केमिकल एवोल्यूशन, जिसको केमोजेनेटिक थ्योरी बोलते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। इट इज़ रिलेटेड टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। आप ये सोच रहे होंगे कि एवोल्यूशन में व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एवोल्यूशन में हमें क्या ज़रूरत पेश आ गई कि हमने एवोल्यूशन में जेनेटिक्स को खोल लिया। तो एवोल्यूशन बेसिकली जहाँ तक ताल्लुक़ है, एवोल्यूशन जब चेंज होती है किसी भी चीज़ में, स्पीशीज़ की कंपोजिशन में, तो एवोल्यूशन होती ही तब है। एवोल्यूशन बेसिकली जब ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में म्यूटेशंस होती हैं, चेंजेस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, तो क्या होती है जी? एवोल्यूशन। अब वो जो जेनेटिक में ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आती हैं, क्या आती हैं? चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस जो एवोल्यूशन करती हैं, जो एक न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस करती हैं, वो चेंजेस बेसिकली आती हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल में। दैट इज व्हाई वी स्टडी द जेनेटिक्स इन केस ऑफ द एवोल्यूशन। इस एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स को समझना ज़रूरी है। तो अगर आपका विजन बन गया है तो आप सुने व्हाट इज़ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन, अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक वेरिएशंस। नहीं समझे? पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ओरिजिन, अमाउंट and the distribution of the genetic variations in a population of the organisms। हमारी populations में या किसी भी populations में जो भी genetic changes आती हैं, उनकी origin से लेकर उनकी distribution तक क्या कहलाता है? population genetic। study of origin, amount एंड क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन इज इट इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है। अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस। ठीक है। Because the changes occur in our genetic material, and the changes which occur in our genetic material, they lead to the process of the evolution. So here we discuss the genetics in case of the evolution. Evolution basically it is a change. अब change किस चीज़ में? हमारे DNA, हमारे genetic material में। तो that is why we discuss about the population genetics. Population genetics का जो सबसे हार्ड एलिमेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है, here we discuss about it because this model provide many facilities in order to understand the process of the microevolutions। अब माइक्रोएवोल्यूशंस की काजेस हमने पढ़नी है, लेकिन उससे पहले what are the mechanisms, ठीक है, what are the models, what are the mechanisms and what are the requirement to understand the study of the microevolution। माइक्रोएवोल्यूशन को समझने के लिए पॉपुलेशन जेनेटिक्स का
एक बहुत ही अहम मॉडल है जिसका नाम है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वेनबर्ग लॉ या हार्डी-वेनबर्ग बेसिकली इट इज अ मॉडल विच इज अ मैथमेटिकल मॉडल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ। हार्डी-वेनबर्ग लॉ, हार्डी-वेनबर्ग लॉ आपने एफएससी में भी पढ़ा है, बीएससी में भी पढ़ा है और एमएससी पार्ट 1 जेनेटिक्स के कोर्स में भी पढ़ा, लेकिन ये यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ नहीं है। इट इज़ रिजेंबल टू द प्रीवियस वन बट इट इज़ वेरी एसेंशियल इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, दैट इज़ वाई वी रिपीटेड दिस मॉडल। अब हार्डी-वेनबर्ग लॉ बेसिकली ये क्या हमें स्टेटमेंट देता है, इसकी क्या स्टेटमेंट है? सबसे पहले तो ये जान लें आप कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ इज प्रेजेंटेड बाय द टू साइंटिस्ट, ठीक है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था हार्डी और एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वेनबर्ग। हार्डी एंड वेनबर्ग बेसिकली दीज आर द टू साइंटिस्ट व्हिच प्रपोज द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी-वेनबर्ग लॉ। सो व्हाट इज द हार्डी-वेनबर्ग लॉ? According to the Hardy-Weinberg law, in a large population, in the large populations, the allelic frequencies and the genetic frequencies remains constant over generations. If there is no mutation, there is no migrations, there is no such processes that will cause to the evolution. ठीक है। अब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल बेसिकली स्टेटमेंट देता है कि पॉपुलेशन साइज को बिगर होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और उस पॉपुलेशन साइज में जो बड़ी पॉपुलेशन है उसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी एंड द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी यानी कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी वो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं ओवर जनरेशन बाय जनरेशन। तब तक वो कांस्टेंट रहती हैं जब तक एवोल्यूशनरी कंसिक्वेंसेस ना हो। वो एवोल्यूशनरी कंसिक्वेंसेस क्या हैं? वो म्यूटेशन है, वो माइग्रेशन है, वो नेचुरल सिलेक्शन है, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। बेसिकली अगर ये फैक्टर्स अफेक्ट ना करें हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को तो जीनोटिपिक एंड द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी राइट डाउन ऑन द white board what is the statement of the Hardy-Weinberg law. The statement of the Hardy-Weinberg law basically it is in a larger population allelic frequencies and the genotypic frequencies remains constant over generation, remains constant. If कब ये remain constant रहेंगी? If there is no mutation, migration, genetic drift, and natural selection. ठीक है। बेसिकली इट इज द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज एंड फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज। और वो एलिलिक और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज हमें बताती हैं कि पॉपुलेशंस रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम, ओवर जनरेशन, इफ देयर आर नो एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। बेसिकली दीज आर द एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, म्यूटेशन होगी तो आपको पता है कि एनी चेंज इन द पार्ट ऑफ द डीएनए के पार्ट में चेंज मीन मैसेंजर आरएनए में भी चेंज, मैसेंजर आरएनए में चेंज मीन जो उससे बनने वाली प्रोटीन है उसमें चेंज, जो उससे बनने वाली प्रोटीन है उसमें जब चेंज आएगी तो दैट विल बी द ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म।
तो ऐसे होती है एवोल्यूशन। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को आज हम देखेंगे फ्रॉम द टू एस्पेक्ट्स। उसने इस स्टेटमेंट में अगर बात करें तो इधर दो चीज़ें मेंशन हैं, एक है एलिलिक फ्रीक्वेंसी और एक है जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। अब इन एलिलिक फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज पर हम थोड़ा सा लाइट को थ्रो करते हैं, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन केस ऑफ हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज आपको पता है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसीज, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये है एलिलिक फ्रीक्वेंसी। एलिलिक फ्रीक्वेंसी एक होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं लोसाई, लोकाई जिसको बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। लोकस इज द पोजीशन ऑफ जीन, या यूं कह ले कि क्रोमोसोम पर एक पॉइंट होता है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं जीन। फॉर एग्जांपल इट इज अ पॉइंट, ठीक है, इट इज अ लोकस, हियर विल बी द जीन। और जीन जब प्रेजेंट होगा तो एक जीन के कितने एलील्स होते हैं? 2। कितने एलील्स होते हैं? 2, बिकॉज हियर वी डिस्कस टू द एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इन द पॉपुलेशन, नॉट टू द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज में हम जीन देखेंगे, बट हियर वी डिस्कस अबाउट द एलील्स ऑफ द जीन। अब एक जीन है, एक जीन के एलील्स कितने होते हैं? एलील्स 2 एलील्स होते हैं, उनमें एक होता है डोमिनेंट एंड अदर इज द रिसेसिव। एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। समझ आया? अब डोमिनेंट और रिसेसिव में हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को किस तरह इस्तेमाल करते हैं? इन केस ऑफ द हार्डी-वेनबर्ग लॉ वी डिनोट द डोमिनेंट with P, capital P, with P. Dominant is the P. Okay, and in case of the Hardy-Weber law, the recessive allele is denoted by the small q. Small q. अब इधर अगर आपने समझ लिया है तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग एक इक्वेशन है, दैट इज द P प्लस Q इज इक्वल टू 1, कि P और Q को जब सम करें वो इज इक्वल टू 1 हो। 1 बेसिकली क्या है? 1 इज द कांस्टेंट। ठीक है, जो स्टेटमेंट में दिया कि एलिलिक फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या कि डोमिनेंट एंड द रिसेसिव इज इक्वल टू 1, डोमिनेंट एंड रिसेसिव इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। 1 बेसिकली इट इज अ कांस्टेंट। उम्मीद है समझ आ रही होगी। अब ये कांस्टेंट कैसे P प्लस Q इज इक्वल टू 1 हमें समझ नहीं है कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 किस तरह है, हमें नहीं समझ आई। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जनाबे वाला वो कह रहे हैं कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3 या 5 इंडिविजुअल्स हम ले लेते हैं, उनके जीन्स ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 इंडिविजुअल्स ले लिए, 5 इंडिविजुअल्स के जीन ले लिए, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t एंड स्मॉल। जनाबे वाला हमने यहाँ पर 5 जीन लिए और एक जीन में कितने एलील होते हैं? 2, तो हमने एलील ले लिए। ठीक है,
यानी कि डोमिनेंट डोमिनेंट भी होता है, इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस ये होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये 5 हमने जीन्स लिए और जीन्स को हमने एलील की फॉर्म में लिख लिया, बिकॉज हियर वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स। अब 5 पर्सन्स के हमने जब जीन्स लिए तो ये टोटल जीन जो है 5 इंडिविजुअल्स के, फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन के जीन है पूरी के। अब ये जो 5 इंडिविजुअल्स हैं इनमें मौजूद हैं कितने एलील्स, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलील्स प्रेजेंट इन द 5 इंडिविजुअल्स, 5 जीन्स, बिकॉज वन जीन हैज 2 एलील। अब ये 10 एलील्स जो हैं बेसिकली अगर हम पॉपुलेशन में इसको डिस्कस करें तो दीज आर द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन। जीन पूल वाला कॉन्सेप्ट जेन में है कि टोटल कॉम्बिनेशंस या टोटल एग्रीगेशन ऑफ द जीन्स इन द पॉपुलेशन आर कंसिडर्ड एज द जीन पूल। अब हमने पॉपुलेशन में से एलीलिक फ्रीक्वेंसी लेनी थी, पॉपुलेशन के हमने जीन्स को ड्रा कर दिया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होता है। इन जीन्स को मैं एक सर्कल में लिखता हूं ताकि वो एक पॉपुलेशन की तरह लगे। कैपिटल टी 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 कैपिटल टी हैं, 4 स्मॉल, 3 4 5 6 कैपिटल और 4 स्मॉल। एक 2 3 4। अब बेसिकली इट इज अ जीन पूल, समझना है। अब जीन पूल में P जो कि डोमिनेंट है, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी की फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ P। P इज द डोमिनेंट, ओके। देखें जी इसमें डोमिनेंट एलील कितने हैं। Of course, 6 alleles are the dominant in the 5 individuals population. So 6 P is equal to 6. Okay, P is equal to 6. Total कितने हैं? 10. So 6 divided by 10, and the answer is the 0.6. And the answer is the 0.6। अब हम जाते हैं रिसेसिव की तरफ कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ Q इंस्टेड ऑफ द P। फ्रीक्वेंसी ऑफ Q की फ्रीक्वेंसी यानी कि रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी। अब इस पॉपुलेशन में जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज को ऑब्टेन कर रहे हैं, इसमें आप बताएं कि व्हाट आर द प्रोपोर्शन ऑफ द रिसेसिव। 4 हैं रिसेसिव, ठीक है, 4 आउट ऑफ 10। सो इन केस ऑफ Q इट इज 4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.4। ले जनाबे वाला P कितना है 0.6 और Q कितना है 0.4। अब आप आ जाएं इस इक्वेशन की तरफ कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट कर दें, P की कीमत 0.6, P की कीमत 0.6, Q की कीमत 0.4। तो 0.6 और 0.4 इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारा एलीलिक फ्रीक्वेंसीज। बाय दिस मेथड, बाय यूजिंग हार्डी-वेन-बगला, वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील। दिस इज द एलीलिक फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा बेसिकली एलीलिक फ्रीक्वेंसीज को हमने फाइंड कर लिया। अब एलीलिक फ्रीक्वेंसीज आपको समझ आ गया, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, here we draw a chromosome also. For example, it is a chromosome, and here we find the क्या frequencies of genotype, genes, not of the allelic frequencies. अब यहाँ पर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं जीन, और एक जीन के पास एलील होते हैं 2।
ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अब हार्डी-वेनबर्ग के मुताबिक जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज की जो इक्वेशन है वो ये है कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है जी कि पी स्क्वायर, बिकॉज हियर वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स, जीन हैविंग 2 एलील्स, दैट इज व्हाई वी राइट डाउन द पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। अब हम यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे बिकॉज एलील्स आर ऑफ 2, ठीक है, एक जीन में कितने एलील होते हैं 2। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज में इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी मालूम है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये इक्वेशन हमें बताती है कि किसी पॉपुलेशन में अगर पी स्क्वायर कंडीशन हो, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो, बेसिकली इट इज क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, 2pq इज इक्वल टू, बताएं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, 2pq इज द हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट बिकॉज हियर द p is present. What is the q square? It is the homozygous recessive. Q square is the homozygous recessive. Homozygous recessive. सही है। अब homozygous recessive भी पता है, डोमिनेंट भी पता है, हेट्रोजाइगस भी पता है। यहाँ पर क्यों ना हम एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, पुन्नट स्क्वायर का स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, जो आपको आप हेल्प करे इसको इजी वे में समझने में। फॉर एग्जांपल हियर वी ड्रा द पुन्नट स्क्वायर, पुन्नट स्क्वायर, ठीक है। पुन्नट स्क्वायर आपको पता है कि अगर यहाँ पर है फॉर एग्जांपल मेल, मेल और दूसरी तरफ है फीमेल, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं मेल के गैमीट्स, यहाँ पर रख लेते हैं फीमेल्स की। फॉर एग्जांपल आवर मटेरियल इज द टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, सही है। इसी तरह यहाँ फीमेल के लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऊपर लेते हैं मेल्स के गैमीट्स और नीचे लेते हैं फीमेल्स के। अब इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है, किस तरह से इनके गैमीट्स बना लें कि कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो अगर डोमिनेंट का आपको पता है कैपिटल टी इज द डोमिनेंट, तो टी प्लस टी इज इक्वल टू 2 टीज एंड 2 टीज जो हैं 2 टीज हैं इज इक्वल टू द 2 डोमिनेंट। अब 2 डोमिनेंट, इफ 1 डोमिनेंट इज इक्वल टू p, 2 डोमिनेंट इज इक्वल टू p स्क्वायर, इट इज अ p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये है डोमिनेंट p, स्मॉल t है q, ये डोमिनेंट p, ये q, और यहाँ पर ये दोनों रिसेसिव हैं, दोनों q, ठीक है। अब 2q का मतलब है दिस इज द q स्क्वायर, ठीक है। pq 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 इज इक्वल टू 2pq, दैट इज द आंसर, दैट इज द p स्क्वायर एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जनाबे वाला, हमें इतना तो पता चल गया कि p स्क्वायर क्या है, 2pq क्या है और q स्क्वायर क्या है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चल रहा भाई कि इज इक्वल टू 1 किस तरह ये हो सकते हैं। पॉपुलेशन में जब हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करें तो ये किस तरह एक आएंगे, इनकी तो रेशो है 1:2:1, ठीक है।
1:2:1 इज इक्वल टू 1 किस तरह हमें नहीं पता चला। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं, अगर नहीं पता चला कि हाउ इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि ये 1 किस तरह से होता है। ये 1 किस तरह से होता है। अब फॉर एग्जांपल मैथमेटिक ये सारा काम है, तो मैथमेटिक्स में अगर 3 चीज़ें दी गई हो, 3 चीज़ें पूछनी हो, तो एक फोर्थ गिवन होती है, या अगर 2 चीज़ें फाइंड करनी हो तो तीसरी गिवन होती है। सिंपल वर्ड्स में मैथमेटिक्स में कोई एक चीज़ दी होती है जिसे दूसरी को फाइंड करना होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि हमें जो मिला है वो है P इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बता दिया गया कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट इज इक्वल टू द 0.7। तो आपको फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील। तो आपने देखना है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है। अब P अगर 0.7 है तो इसमें कितने ऐड किए जाएं कि ये 1 हो जाए। अंडरस्टूड बात है कि Q इज इक्वल टू 0.3। नहीं समझे, 0.3 सही है। अब 0.3 और 0.7 इज इक्वल टू 1 हो जाते हैं, समझ आया। लेकिन ये तो हमारा सिंपल सा मेथड था। अब हमने देखना है कि ये सारी इक्वेशन P स्क्वायर प्लस 2PQ स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किस तरह से होता है, तो जल्दी से देख लेते हैं। P स्क्वायर और Q स्क्वायर निकल आया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर हम आर्जी तौर पर देख लेते हैं समझने के लिए, कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगोट्स। क्या जी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट। जनाबी वाला हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करें, तो करते हैं। अब आपको इक्वेशन की ज़रूरत है। किसकी इक्वेशन? ये इसके मुताबिक क्या है कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो P कितना है जी? 0.7 लिख लेते हैं। 0.7 का क्या लेना है? स्क्वायर प्लस 2PQ ये हमने फाइंड करना है, समझ आया। ये हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन आपको एक लेंथी तरीका और आसान तरीका बताता हूँ। तो हमने फाइंड करना है 2PQ, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 2PQ। ओके, अब प्लस Q स्क्वायर, Q की वैल्यू है 0.3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ले अब देखते जाइए फटाफट से कि 7 का स्क्वायर कितना आता है? 0.49 प्लस 2PQ हमने फाइंड करना है, इसको वैसे ही प्लस 3 का स्क्वायर 9.09 इज इक्वल टू 1। ओके, अब फाइंड क्या करना है? 2PQ, इसको एक साइड पे ले जाएं। 2PQ ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है। अब देखिएगा ज़रा गौर से कि 0.49 और 0.9 कितने हो गए जी? 49, 58। 0.49 एंड 0.09 इज इक्वल टू 0.58। अब 0.58 यहाँ पर क्या है? प्लस के, तो ब्रैकेट से इधर आकर मुसावी से इधर आकर ये क्या हो जाते हैं? माइनस के। तो 1 माइनस 0.58 ठीक है। 1 माइनस 0.58 इज इक्वल टू क्या जी? 2PQ इज इक्वल टू 0.42। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगोट, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगोट इज द 0.42। अब P स्क्वायर 2PQ Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो अभी रोला पड़ा है। ये इसको किस तरह से हमने करना है? अब इक्वेशन आपके पास है, दोबारा लिख लेता हूँ, प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। P स्क्वायर कितना था जी? अब सिंपल लिखूंगा, P स्क्वायर कितना था? 49 ठीक है, 0.49 2P कितना था?
2pq इज 0.42 प्लस q स्क्वायर कितना था 0.09। जब आप इनको ऐड कर दोगे 0.49 को, 0.42 को और 0.09 को, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 1। सो इस तरह से हम हार्डी-वेनबर्ग लॉ में एक बिगर पॉपुलेशन में, एक लार्जर पॉपुलेशंस में जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करते हैं। समझ आया कि हाउ वी कैलकुलेट द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज। ये था एक तरीका। अब टाइम चूंकि ज़्यादा गुजर जाता है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो टाइम का कोई मसला नहीं। अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, दूसरे तरीके से आसान लफ्ज़ों। अब 2pq हमने फाइंड करना था ना, ठीक है, हेटेरोजाइगोट फाइंड करना था। अब ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए 2pq करना था। जब 2pq था तो हमारे पास 2 था क्रॉस p कितना था 0.7, q कितना था 0.3। 2pq की वैल्यू जब हमने रखी 7 2 बार 14 और 14 3 बार 42। तो ये था एक शॉर्ट वे, बिल्कुल अपना टाइम बचाते हुए, अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए। हेटेरोजाइगोट की हमने निकाली 0.42 को हमने पुट करके अपना आंसर निकाल देना था। तरीका ये भी ठीक है, लेकिन आपको एक मैथमेटिकली पूरा एक करके दिखाया है ताकि आपको आगे कहीं मुश्किल सवाल आ जाए जो डायरेक्ट ना हो रहा हो, आप उसको एक लेंथ से करें और आपको आसानी हो। तो ये था हमारा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की बेसिकली थ्योरी। क्या थी ये थ्योरी? ये आपकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, ठीक है। प्रॉब्लम से मुराद कि ये आपको एक स्पेशल कोई प्रॉब्लम नहीं दी गई थी जो आपने सोल्व करनी थी। ये मैंने अपनी तरफ से आपको इस इक्वेशन को समझाने के लिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हाउ यू कैन सॉल्व इट, या आप इसको किस तरह से बयान कर सकती हैं, तो आप बताएंगी कि होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव की जो फ्रीक्वेंसीज है अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वेनबर्ग इन द पॉपुलेशन इट रिमेन्स constant, it remains 1 unless there should be no evolutionary forces like mutations, like migration, selections and the genetic drift and selective breedings, जिसको नॉन रैंडम मेटिंग कहते हैं। तो अब हम मूव करते हैं हार्डी-वेनबर्ग की प्रॉब्लम्स की